नमस्कार साथियों। आज की अपने राजस्थान इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने जो है कल की वीडियो में अपने जो है पढ़ा था, अपने राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा था, राजस्थान का इतिहास की दृष्टि से सामान्य परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने चर्चा की थी भी इतिहास जो है उस शब्द का अर्थ क्या होता है, इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास में कौन कौन सी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। और इसके अलावा हमने जो अलग अलग जनक देखे थे, इतिहास के जनक कौन है, कौन राजस्थान के इतिहास के जनक है, कौन भारत के इतिहास के जनक है, कौन विश्व के इतिहास के जनक है, इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो आज अपने जो देखेंगे आगे, इतिहास जो है इसको अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है। तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग जो है कौन कौन से हैं उनके बारे में अपने देखेंगे। तो इतिहास जो है अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाएगा, 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भाग कौन कौन से हमको देखना है। सबसे पहला जो है उसमें नाम आता है प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल आता है? प्रागैतिहासिक काल। और दूसरा जो इसमें नाम आता है उसमें आपके नाम आता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो नाम आता है आपके वो आता है, कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल आता है? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को अपने अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? तो इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग बताए गए हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा कौन सो है? ऐतिहासिक काल। कौन सो है? ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में क्या है? इनमें अपन किसी प्रकार का कोई भी लिखित प्रमाण कौन लिखित साक्ष्य इसमें किसी प्रकार का नहीं मिला है। हमें इस काल में किसी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो इस काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? विभिन्न प्रकार के किससे मिलेगी? उपकरणों से मिलेगी। इसी काल के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? विभिन्न प्रकार के उपकरणों से मिलेगी। जो भी उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं उन उपकरणों के आधार पर जो है अपने पता लगाया कि कौन से काल का है। जो प्रागैतिहासिक काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। इसी काल में जो है आपके कौन सा काल आता है? पाषाण काल आता है, जो लगभग अपने सिलेबस के अंदर ना के बराबर ही रहता है। पाषाण काल। पाषाण काल भी जो है अलग अलग 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूरा पाषाण, ठीक है, आद्य पाषाण कह सकते हो या मध्य पाषाण कह सकते हो इसको, और कौन सा है? नव पाषाण है। ठीक है, तो ये अलग अलग कालों में जो है इसको भी बांटा जा सकता है। अर्थात मनुष्य ने जिस समय पत्थर का प्रयोग किया, बाटे का प्रयोग किया, वो चीज जो है वो कौन से काल में आएगी? आपके पाषाण काल में आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा जो है अपने कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल है। कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में किस चीज को सम्मिलित किया जाता है? तो हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल जो है इसमें अपने किसको सम्मिलित करेंगे? तो आद्य ऐतिहासिक काल में अपने सम्मिलित करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास जो है लिखित साक्ष्य मिले हैं। कौन से साक्ष्य मिले हैं? लिखित साक्ष्य मिले हैं इस काल में हमें। लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं वो लिखित साक्ष्य अपठनीय, अर्थात उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य जो है वो अपठनीय है, उनको पढ़ा नहीं गया है। तो इस काल के बारे में भी जानकारी किसके आधार पर मिलेगी? जो इस काल में विभिन्न प्रकार के क्या मिले हैं? ये उपकरण जो मिले हैं, इन उपकरणों के आधार पर हमने इस आद्य ऐतिहासिक काल की क्या मिली है? जानकारी मिली है। आद्य ऐतिहासिक काल की इन उपकरणों के आधार पर हमारे पास क्या मिली है? जानकारी मिली है। तो अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। अर्थात वो जो है इस काल की तरह इस काल में भी हमारे पास क्या है? वो उपकरणों के आधार पर हमें इस काल की क्या मिली है? जानकारी मिली है। अब जो ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल में अगर हम चर्चा करें तो ऐतिहासिक काल में हमारे पास क्या है? लिखित साक्ष्य हैं। साक्ष्य हैं, हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। पढ़ भी क्या कर सकते हैं? पढ़ भी सकते हैं। अर्थात ऐतिहासिक काल में जो भी हमारे पास ग्रंथ मिले हैं, महाजनपद काल है, मौर्य काल है, गुप्त काल है, जितने भी बाद के सारे काल आए हैं उन काल के अंदर जो है ऐतिहासिक काल जो है इसमें हमारे पास जो भी लिखित साक्ष्य है उन सभी साक्ष्यों को हम क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, वो पठनीय है। और जो प्रागैतिहासिक काल मतलब लिखित साक्ष्य कौन? उपकरण के आधार पर जानकारी है। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ कौन सा? क्योंकि इन अंदर जी की है अपने भारत की जी की प्रसिद्ध सभ्यता है, जी की नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। थारे बात समझ में आ रही है? नहीं मैं क्या कहने ला रहा हूँ भाई, सिंधु घाटी जी की सभ्यता है आ भाई अंदर, क्योंकि इन अंदर जी की लिपि है, वह लिपि है सिंधु लिपि। कौन सी लिपि है? सिंधु लिपि है। और इस सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये इसमें आएगी। मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम के जरिए या फिर मैं आपको एक चित्र के जरिए दिखाता हूँ कि सिंधु लिपि कौन सी है।
तो ये अपने इस इमेज के जरिए देखते हैं कि जो सेंधव लिपि है वो कौन सी है। देखो ये आकृति में अपने सेंधव लिपि मिली है, देखो ठीक है भी, कोई किस तरह की आकृति बना दी गई है। देखो सेंधव लिपि के अंदर अपने जो है आकृति किसी आकार की बना दी गई, देखो इस आकार की, इस आकार की, ये सारी आकृतियां हैं। मतलब एक एक रहे जी, मतलब यहाँ करके यहाँ कोर के यहाँ छोड़ दियो और पतो नहीं के बनाए हुए के ना बनाए हुए, क्या सेंधव लिपि है, लिपि है, ये लिपि ना पा के पढ़ लेगा। अर्थात ये लिपि जी को है भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। कौन सी लिपि कहा जाता है? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। इसे ही क्या नाम दिया गया है? सेंधव लिपि का नाम दिया गया है। कौन सी लिपि? सेंधव लिपि। इसे ही क्या कहा जाता है? बुस्टोफिदन लिपि कहा जाता है। कौन सी लिपि कहा जाता है? बुस्टोफिदन। और इसे ही गोमूत्राकार लिपि कहा जाता है। इसी को ही नाम दिया गया इन्होंने, कौन सा? सर्पिलाकार लिपि कहा गया है, ठीक है ना। तो ये जो लिपि है, ये लिपि आपके सामने है। कभी इसमें इस तरह के अक्षर मिले, इस तरह की हमें चिन्ह मिली है, जिनको क्या पढ़े हम, समझ में तो कुछ आ रहा नहीं है, ठीक है। अर्थात चित्रों के द्वारा भावों को प्रस्तुत किया गया। अधिकतर जो आकृति मिली है इस लिपि में वो इस तरह की मछली की आकृति किसी मिली है, इस तरह की अपने जो आकृति मिली है, इसमें अधिकतर आकृतियां जो है इस आकार की हैं। स्वस्तिक चिन्ह भी हमें जो है, स्वस्तिक चिन्ह की आकृति भी हमें मिली है, जैसे इसमें आप देख रहे हो ये स्वस्तिक चिन्ह दिया गया है इस चित्र के अंदर। तो ऐसी जो है जिनको हम पढ़ ही नहीं सकते, भाव जो है वो चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए, उनको पढ़ नहीं सकते, ये सारे के सारे जो है वो किस में मिले अपने, ये सेंधव लिपि। और किसका भाग है? आद्य ऐतिहासिक। अर्थात भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसका भाग मानी जाती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल का भाग मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बनेगा, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। जिसको भाव चित्रात्मक है, सेंधव है, बुस्टोफिदन है, गोमूत्राकार है, सर्पिलाकार है, ये इस लिपि का नाम दिया गया आपको, ठीक है ना। इस लिपि का क्या नाम दिया गया है? भाव चित्रात्मक, सेंधव है, बुस्टोफिदन है, गोमूत्राकार है, सर्पिलाकार है, ये लिपि है, ठीक है ना, सर्प के आकार की। अर्थात ये लिपि इस तरह से लिखी, दाई से बाई और, पहले यहाँ लिख दियो, फिर लेन पूरी होगी, फिर यहाँ चाल पड़ा, फिर लेन पूरी होगी, यहाँ करके यहाँ लिखता गया। अब ऐसे ये लिपि जो लिखी जा रही है आपको पता है, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, इस तरह से जो है ये लिपि लिखी जा रही है। अर्थात गोमूत्राकार या सर्पिलाकार लिपि, सर्प के आकार की बन गई है ना लिपि, इस तरह से इसमें साक्ष्य मिले। अपने कौन से किसकी बात करें? अपने बात करें हैं आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें लिखित साक्ष्य हैं। ऐसे लिखित साक्ष्य हैं जो आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हो, ठीक है। और ये जो है आपने ये लिखित साक्ष्य मिले हैं जिनको हम पढ़े नहीं सकते, जिनको पढ़ा नहीं जा सकता है। तीसरा कौन सा काल है आपका? ऐतिहासिक काल है, जिसमें लिखित साक्ष्य है, हम उनको पढ़ भी सकते हैं। जैसे मान लो इसमें अपने जो है जैसे महाजनपद काल लेते हैं, तो महाजनपद, इन महाजनपदों के बारे में, भारत की बात कर रहा हूं मैं, महाजनपदों के बारे में जो जानकारी है वो आपको पता है कहाँ कहाँ से मिल रही है। तो ये चीजें सारी की सारी इसमें आप जो है आपके समझ में आ रही है। भी महाजनपद काल में ग्रंथ है जो अंगुत्तर निकाय, जैसे मान लो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपद है ना, नाम सुना होगा, अंगमद, काशी, कौशल, वत्स, कुरु, पांचाल, सुनसेन, नस्म, कवंती, गांधार, कंबोज, वज्जीमल, चैती, मत्स्य, सारे के सारे जो है 16 महाजनपद है। इन महाजनपदों की जानकारी हमें वहां से मिल रही है। तो इस आधार पर जो है ये सेंधव लिपि है, मैंने आपको बताया इसके बारे में भी। 3 काल बताए इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तृतीय कौन सा? ऐतिहासिक काल है। अब इसके बाद में अपने जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसका नाम क्या है? सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? सभ्यता। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात हमारे लिए ये बन रही है कि सभ्यता होती क्या है, सभ्यता क्या हुए? सभ्यता मतलब आप सिंपल तरीके में देखा तो सभ्य लोगों का जो निवास स्थान है, सभ्य लोगों का जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। अब एक चीज यहाँ पर आप भी ध्यान रखोगे कि थोड़ी सी ध्यान रखिए, जिया मान लो कि प्राचीन समय में किए जिया आपा ऋण ला रहे, आपा की आपा सभ्य, आपा जी का ऋण ला रहे, सभ्य भी अपने वस्त्र धारण करते हैं, खाना पीना है, खान पान, रहन सहन अपना वैसा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से सही ढंग से चल रहा है अपना, सही ढंग से, तो मतलब अपने क्या है? सभ्य हैं। और भविष्य के अंदर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण भगवान ना करे कि अपन नष्ट हो जावा, मान लो जमीन में मौत हो जावा, अब दब्बे बाद में क्या है वो कोई बाद में जिया 2050 में खुदाई हुए जट्ठा पा दबरिया जिया मैं बैठे हो, मान लो बैठे बैठे अचानक की गग्गर नदी बाढ़ आ जाए, और बाढ़ आ जाए मैं तो यही बैठे रह जाऊँ, हाथ में जिया पेन ले रखे है, टैब सामने पड़ी है, तो यही रह जाए। और भविष्य के अंदर आपने खुदाई करके देखोगा तो हाँ भाई प्राचीन समय में शायद ऐसा कोई हस्तचालित यंत्र रहा होगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, वो कुछ न कुछ जो है सामने किसी को बता रहा होगा, लेकिन सामने कोई प्रमाण ना है, सामने कैमरे है। तो क्योंकि 2050 तक यात्रा किएगा, कोई अगर पानी पीने भी जासी नहीं वो येलो मारसी ए मटका बासुनी
एक गिलास में पानी जलाई, मटका नहीं कैसी पानी जलाने को, क्योंकि आपने जो हनुमानगढ़ को नहीं जानो है नहीं, तो भी यहाँ कैसी का हवाई जहाज ले लियो, 5 किलोमीटर मारे गए हवाई जहाज पर जाए कैसी, तो क्योंकि विकसित हो जैसी। मतलब आज जैसे है ऐसे ही लोग पहले रहते थे, पहले अपने इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी अब है, वैसे लोग पहले रहते हैं। वो क्या है, वो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो नष्ट हो गए, जिसके कारण आज हम जो है उनको खुदाई के दौरान उनकी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको प्राप्त करते हैं। भारत में जो सभ्यता का नाम आता है उसका नाम आता है, कौन सी सभ्यता है भारत में? सिंधु घाटी की सभ्यता है। भारत में कौन सी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। भारत में कौन सी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता है। ठीक है, तो अपने तो ये नाम आता है इसमें। ठीक है, तो अपने इन चीजों को अपने देखते हैं, इन चीजों को अपने क्या है देखते हैं भी। प्राचीन समय में अपने खुदाई की है, खुदाई के दौरान हमें उनकी संस्कृति का, उनके कल्चर जो है, उनके रहन सहन का, हमें उनके पहनावे का, उनकी वेशभूषा जो है उनके बारे में पता चला है। तो हम कह सकते हैं कि उनके लोग जो है वो लोग जो है वो भी सभ्य रहे होंगे। अर्थात पूरे विश्व के अंदर बात करें तो हमारी संस्कृति ऐसी है जो कि अभी तक विकसित है। मतलब यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी भी। हमारी हस्ती में कुछ बात है कि जो वैसे वैसे पड़ी जैसे पहले थी। तो ये हमारी हस्ती है भाई, हमारी हस्ती है। हमारे भारत देश की पावन मिट्टी है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां पर पावन नदियां बहती है, ऐसा क्षेत्र है हमारा देश। तो अपने भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की अगर थोड़ा सा देखें तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता अगर भारत में देखें तो भारत की दृष्टि से जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसमें अपनी चर्चा करें तो यहां पर जो खोजा गया पहला स्थल है उसका नाम क्या आता है? हड़प्पा आता है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की दृष्टि से खोजा गया जो पहला स्थल है वो कौन सा आता है? तो हड़प्पा आता है। तो हड़प्पा स्थल के बारे में आपने देखा है, हड़प्पा स्थल है पहला खोजा गया स्थल है। ठीक है, तो हड़प्पा वर्तमान में कहां चला गया है? तो वर्तमान में कहां? ये पाकिस्तान में चला गया है। तो अपने भारत की दृष्टि से बात नहीं करना, इसीलिए इस हड़प्पा स्थल के आधार पर ही हम इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? भारत की दृष्टि से सभ्यता स्थल को हमने क्या नाम दिया है? हड़प्पा सभ्यता कहा है। क्या कहा है? हड़प्पा। इसी हड़प्पा सभ्यता का हमने जो राजस्थान में जहां भी स्थल विकसित हुए तो राजस्थान में होने वाले स्थलों के लिए हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? तो राजस्थान में स्थल जो है वो कौन से, किस नाम से? कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। कौन सी सभ्यता के? कालीबंगा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये चीजें अपने इसके अंदर पढ़नी है, ध्यान देना है। तो अपने जो चर्चा करेंगे वो किस सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे? अपने चर्चा करेंगे कालीबंगा। मतलब राजस्थान में जो भी स्थल है उन सभी स्थलों को कालीबंगा किस सभ्यता के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? कालीबंगा सभ्यता। मतलब यहाँ पर लगभग 175 से ऊपर के स्थल अपने जो है राजस्थान में मिल चुके हैं। 175 के ऊपर से स्थल जो है अपने राजस्थान में मिल चुके हैं। तो सबको हमने सम्मिलित रूप से किसका नाम दिया है? तो सबको हमने सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया है? को कालीबंगा सभ्यता का नाम दिया है। जितने भी स्थल है सबको हमने कालीबंगा सभ्यता का नाम दिया है। तो अपनी जो है, जैसे मान लो राजस्थान में जो भी सभ्यता है उनको किस नाम से जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता। मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लो अपने एक डायग्राम के जरिए अगर इनको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? देखो कि जैसे मान लो मैंने आपके सामने ये एक राजस्थान का नक्शा बना दिया। ठीक है, राजस्थान का नक्शा बना दिया। जैसे मान लो ये मैंने पूरा राजस्थान बना दिया। तो राजस्थान में यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम आपने सुना होगा। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जो जिला है, इस हनुमानगढ़ जिले में कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई? तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो हनुमानगढ़ जिले में आपको भी पता है कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है, जिसमें नाम आता है आपके कालीबंगा। कौन कौन सी सभ्यताएं? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, करणपुरा और इसके साथ साथ पल्लू। ये इतनी सभ्यताएं जो अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विकसित हुई। अर्थात हम प्रत्येक सभ्यता
प्रत्येक सभ्यता स्थल के बारे में जानेंगे, भी कौन से जिले में कौन सी सभ्यता है, कौन सी सभ्यता, मतलब इसमें अपने महत्वपूर्ण मैटर तो 5 ही सभ्यताओं का आता है, 5 ही सभ्यताएं आपके लिए महत्वपूर्ण है, वही आपके पेपर में आएगी। लेकिन अपने उनके नाम ये कई बार ये पूछ लेता है कि ये सभ्यता जो है वो कहाँ है। जैसे इसमें अपने पढ़ा है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल, करणपुरा, पल्लू जो है ये सभ्यताएं अपने कहाँ विकसित हुई है, सारी सारी तो हनुमानगढ़ जिले में, जिसमें अपने सबसे पहले सभ्यता जो है सभ्यता स्थल है जिसके बारे में अपने पढ़ना चाहते हैं। अब अपने एक सभ्यता स्थल की चर्चा करेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं जिसका नाम क्या है, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता देखो सबसे पहले अपने देखेंगे कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है ये एक सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। तो यहाँ पर काले रंग की जो चूड़ियां हैं, इन चूड़ियों का जो है ढेर मिला है, काले रंग की चूड़ियों का क्या मिला है, ढेर मिला है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, काले रंग की चूड़ियां हो गया। तो काले रंग की चूड़ियों का यहाँ ढेर मिला है, इसीलिए इसका नाम, स्थल का नाम क्या पड़ गया है, कालीबंगा सभ्यता पड़ गया है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता पड़ गया। कालीबंगा जो है वो कहाँ है, तो कालीबंगा अगर हम चर्चा करें तो कालीबंगा कहाँ पड़ती है, तो कालीबंगा आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कौन से जिले, हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में, हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन सी तहसील में, पीलीबंगा तहसील में। कौन से जिले की, हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में पड़ती है, जो है कौन सा, कालीबंगा जो स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा तहसील में पड़ता है। तो आपके यह प्रश्न कैसे भी बन सकता है, यहाँ पर जैसे मान लो कि पेपर वाला आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वो अगर मान लो क्वेश्चन लिख दे, वो क्या लिख दे कि कालीबंगा स्थित है, क्या लिख दे, कालीबंगा स्थित है। तो आपका आंसर ऐसी स्थिति में क्या रहना चाहिए, जैसे मान लो वो ऑप्शन दे दे, पहला ऑप्शन उसने आपको दे दिया कि पहला ऑप्शन आपने उसने दे दिया आपको हनुमानगढ़। कौन सा ऑप्शन दे दिया, हनुमानगढ़। दूसरा ऑप्शन वो दे रहा है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और तीसरा ऑप्शन वो आपको दे रहा है पीलीबंगा। और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको, डी जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है अनूपगढ़। कौन सा गढ़ है, अनूपगढ़ ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे मान लो ये ऑप्शन दे दिया, तो आपको नजदीक का आंसर ढूंढना है कि कालीबंगा के नजदीक का आंसर कौन सा है। तो कालीबंगा के नजदीक का आंसर आपके लिए जो इसका आंसर रह जाएगा वो कौन सा रह जाएगा, पीलीबंगा रह जाएगा। मतलब कालीबंगा जो सभ्यता है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जो है पीलीबंगा तहसील में है। मतलब ये अपने नजदीक का प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इसके आधार पर आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। तो कालीबंगा जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, तो आपको पता है कि यहाँ पर कालीबंगा जो है वो एक नदी के किनारे विकसित हुई, जो भी एक विस्तृत नदी है जिसका नाम क्या है, आपने नाम तो उसका सुना ही होगा, घग्गर नदी। कौन सी नदी है, घग्गर नदी है। नट है, नाड़ी है, सोतर है, मृत है, हकरा है। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे, घग्गर, नट, नाली, सोतर, मृत, हकरा, द्वसदती, वाहिद, पाट और सरस्वती। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती। इन नदियों के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, घग्गर है, नट है, नाड़ी, सोतर, मृत, हकरा, द्वसदती, वाहिद, पाट, सरस्वती। तो ये जो है ये नदी का नाम तो एक ही है, नदी क्या है, ये एक ही है, सरस्वती नदी है, या कह सकते हो इसको घग्गर नदी, या तीन प्रमुख इसके नाम ये है। और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। तो नदी का नाम तो यही है, लेकिन इसके अन्य नाम है, उपनाम कह सकते हो आप। ये नदी है घग्गर, नट, नाड़ी, सोतर, मृत, हकरा, द्वसदती, वाहिद, पाट, सरस्वती, ये सारे इसी के नाम है। इसके किनारे जो है एक सभ्यता स्थल विकसित हुआ जिसका नाम क्या है, कालीबंगा सभ्यता है। क्या नाम है, कालीबंगा सभ्यता है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने का श्रेय किसे जाता है, सर्वप्रथम प्रकाश डालने का श्रेय। तो कालीबंगा पर सर्वप्रथम जो प्रकाश डालने का श्रेय जाता है जिसका नाम है एल.पी. टेसीटोरी, एल.पी. टेसीटोरी। ठीक है, क्या नाम है उस पर, उसका नाम क्या है, कालीबंगा पर जो सर्वप्रथम प्रकाश डालने का जो श्रेय जाता है उसका नाम क्या है, एल.पी. टेसीटोरी है। एल.पी. टेसीटोरी, एल.पी. टेसीटोरी, अर्थात इसका पूरा नाम क्या है, लुइस या लुइजी पियरे
टेसिटोरी, लुइजी पियरे टेसिटोरी इसका पूरा नाम है। सर्वप्रथम कालीबंगा पर प्रकाश किसने डाला? एलपी टेसिटोरी ने। नाम क्या है? लुइजी पियरे टेसिटोरी। ल्यूजी पी लियो और बाद में टेस्टी खा लियो, ल्यूजी पी लियो और बाद में क्या कर लियो? टेस्टी खा लियो, वो क्यों पूरा नाम है? तो एलपी टेसिटोरी है। एलपी टेसिटोरी जो है वो इटली के निवासी थे, इटली के निवासी हैं ये, और गंगा सिंह के शासनकाल में राजस्थान आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? गंगा सिंह के काल में कहाँ आए थे? राजस्थान आए थे। गंगा सिंह के काल में राजस्थान आए और इन्होंने चारण साहित्य पर, किस पर? चारण साहित्य पर शोध का कार्य इनको सौंपा गया था। चारण साहित्य पर शोध का कार्य इनको सौंपा गया था। किसको? एलपी टेसिटोरी को। एलपी टेसिटोरी को चारण साहित्य पर शोध का कार्य सौंपा गया था। जो सर्वप्रथम प्रकाश डालने का श्रेय किसको जाता है? कालीबंगा पर एलपी टेसिटोरी को जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो कालीबंगा की खोज किसने की है? तो कालीबंगा की खोज कैसे भी प्रश्न आ जाए आपके, एएन घोष लिख दे। ठीक है, एएन घोष, ए घोष आ जाए, जैसे राजस्थान पुलिस 2020 में आया था, या फिर आपके आ जाए अमलानंद घोष आ जाए। क्या आ जाए? अमलानंद घोष। इसने लगभग 1951 या फिर 1952, ठीक है, 1951 या 52, क्योंकि एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार है। ठीक है, तो इस समय इसकी कालीबंगा की इन्होंने क्या की है? खोज की है। किसने की है? एएन घोष है, ए घोष है या अमलानंद घोष है, इसने कालीबंगा की क्या की है? खोज की है। कालीबंगा का उत्खनन, कालीबंगा का उत्खनन, तो कालीबंगा का जो उत्खनन का कार्य किया है वो किया है बीबी लाल। किसने किया है? बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल और बीके थापर मतलब ब्रजवासी लाल। कौन थे? ब्रजवासी लाल। और दूसरे कौन है? बालकृष्ण थापर। क्या नाम है? बालकृष्ण थापर। इन्होंने कालीबंगा पर क्या किया है कि शोध का कार्य किया, मतलब उत्खनन का कार्य किया। उत्खनन किसने किया है? तो उत्खनन किसने किया है? तो उत्खनन का कार्य बीबी लाल, बालकृष्ण थापर। कब? 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य इन्होंने जो है कालीबंगा पर लगभग 9 खंडों में या 9 स्तरों पर क्या किया गया है? इसका उत्खनन का कार्य किया है। किसने किया है? बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर। सॉरी, बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर जो है वो इसके क्या करते हैं? उत्खनन का कार्य करते हैं। यहाँ पर खुदाई जब की गई, इसकी जब खुदाई की गई, इस खुदाई के दौरान हमें 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। कालीबंगा की खुदाई के दौरान हमें क्या मिले हैं? 5 स्तर मिले हैं। जैसे मान लो पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से हमें 5 स्तर मिले हैं। अर्थात यहाँ पर एक बसी वो उजड़ गई, फिर दूसरी बसी फिर उजड़ गई, तीसरी बसी फिर उजड़ गई, चौथी बसी फिर उजड़ गई, 5वीं बसी फिर उजड़ गई। अर्थात ये जो 2 स्तर है, ये 2 स्तर क्या है? प्राक हड़प्पा कालीन है। कौन से हैं? प्राक हड़प्पा कालीन है। प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले के स्तर हैं। प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब क्या हो जाएगा? ये हड़प्पा से पहले के स्तर है, प्राक हड़प्पा कालीन है, पहला और दूसरा। और जो 3 बचे हुए स्थल हैं, कौन कौन से? तीसरा, चौथा और 5वां, ये है आपके हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा कालीन है अर्थात हड़प्पा के समकालीन है, या क्या कह सकते हो? हड़प्पा के समकालीन है। समकालीन है, हड़प्पा के समकालीन है। अर्थात ये जो है ये 3 स्तर हड़प्पा के समकालीन बसे, और ये जो बचे हुए 2 स्थल है ये हड़प्पा से पहले की हैं। ये 2 स्तर हड़प्पा से क्या है? पहले की हैं। अर्थात खुदाई के दौरान हमें यहाँ पर कितने स्तर मिले हैं कालीबंगा में? तो 5 स्तर मिले हैं। 2 पहले के, 3 समकालीन है, 2 पहले के, 3 समकालीन है, 2 पहले के, 3 समकालीन है। ऐसे याद रखना। कितने स्तर है खुदाई के दौरान? 5 स्तर है। खोज किसने की? कालीबंगा की खोज की है ए घोष ने। इससे प्रकाश में पहले लाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? एलपी टेसिटोरी, ल्यूजी पी लियो खा लो, ल्यूजी पी लियो टेस्टी खा लो। ठीक है, एलपी टेसिटोरी को जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसकी जो है उत्खनन का कार्य 1961 से 1970 के मध्य जो है किसने किया है? बीबी लाल बीके थापर, बीबी लाल बीके थापर, बीबी लाल बीके थापर ने किया है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, और खुदाई के दौरान कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5 स्तर हैं। तो प्राक हड़प्पा कालीन है और हड़प्पा के समकालीन है। इसके बाद में हमें खुदाई के दौरान जो है यहाँ पर 2 टीले प्राप्त हुए। कितने टीले प्राप्त हुए हैं? 2 टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमें कितने टीले प्राप्त हुए हैं? 2 टीले प्राप्त हुए हैं। ये देखो, इस तरह से हमें कितने टीले प्राप्त हुए हैं? 2। अर्थात एक जो है
ऊंचाई है, ऊंचाई इसकी क्या है, ज्यादा है, ऊंचाई क्या है इसकी, ज्यादा है, ऊंचाई क्या है इसकी, ज्यादा है। ठीक है, इस टीले की ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है, विस्तृत ज्यादा है, विस्तृत क्या है, ये अधिक है, दूसरा टीला विस्तृत अधिक है। इस टीले को इन्होंने पूर्वी टीला कहा है। कौन सा टीला कहा है, पूर्वी टीला कहा है। और इस टीले को इन्होंने कौन सा टीला कहा है, पश्चिमी टीला की संज्ञा दी है। इसको पूर्वी टीला कहा है, इसको कौन सा कहा है, पश्चिमी टीला कहा है। अर्थात ये जो है ये एक तरह से किसी न किसी लोगों का निवास स्थान रहा होगा, अर्थात विस्तृत है। तो इस टीले को इतिहासकारों ने कौन से टीले की संज्ञा दी है, नगर टीला कहा है। कौन सा टीला कहा है, नगर टीला, पूर्वी टीला, विस्तृत ज्यादा है, ऊंचा कम है। तो ये ऊंचाई पर है तो हम कह सकते हैं कोई न कोई यहाँ पर पुरोहित वर्ग का क्या रहा होगा, निवास स्थान रहा होगा। कौन से का, पुरोहित वर्ग का, क्योंकि राजा रजवाड़े का तो ऐसा कोई सिस्टम था नहीं उस समय। तो पुरोहित वर्ग का इसको किसकी संज्ञा दी, और पुरोहित वर्ग उस समय किस में रहता होगा, दुर्ग में रहता होगा, जहां पर जाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं होती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी, वहां की जो मुद्राएं हैं वो मुद्रा होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जा सकते हो। तो खुदाई के दौरान कितने टीले मिले हैं, तो खुदाई के दौरान पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला विस्तृत ज्यादा है, जो नगर टीला है, पश्चिमी टीला विस्तृत कम है, जो कि कौन सा है, दुर्ग टीला है। तो इसके अलावा आपने इसके बारे में और क्या कह सकते हैं, इसके अलावा आपने इसके बारे में ध्यान रखना आपको कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी है। दूसरी बात, एक चीज ध्यान रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इंपोर्टेंट है, ठीक है, नोट लगा के लिख रहा हूं कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। क्या कहा है, देखो कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है। कुछ अपने विशेषताओं की चर्चा करते हैं, कुछ अलग सी जो विशेषताएं हैं उन कुछ अलग सी विशेषताओं की चर्चा करते हैं, जिसमें अपने देखेंगे कि सबसे पहली विशेषता जाती है कि ये जो है ये सभ्यता मात्र स्थात्मक है, मात्र स्थात्मक है। अर्थात यहाँ पर एक सिक्का मिला है जिस पर किसका चित्र बना हुआ है, महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है। ठीक है, किसका मिला है, महिला कुमारी देवी का क्या मिला है, चित्र मिला है। तो ये सभ्यता कैसी हो जाएगी, मात्र स्थात्मक सभ्यता हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मात्र स्थात्मक हो जाएगी। दूसरी ये सभ्यता क्या है, नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, नगरीय, मतलब नगर के प्रमाण में आपको बताऊंगा किस तरह से ये नगरीय सभ्यता हो सकती है। तीसरी ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, कांस्य युगीन। अर्थात हमारे पास यहाँ पर ज्यादातर जो उपकरण मिले हैं वो किसके मिले हैं, कांस्य के। क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले भी बताया था कि सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया किसको, पत्थर को। किसको, पत्थर को। पत्थर के समकालीन जो सभ्यता हुई उसे पाषाणकालीन कहा गया। क्या कहा गया, पाषाणकालीन। पत्थर के बाद में उसने प्रयोग किया क्या, तांबा। क्या प्रयोग किया, तांबा। तो तांबा जो है इसके समकालीन जो भी सभ्यताएं होगी इस काल में वो ताम्र युगीन सभ्यताएं कहलाएगी। कौन सी सभ्यताएं कहलाएगी, ताम्र युगीन। तांबे के बाद में जो है इसने प्रयोग किया क्या, कांस्य। अर्थात यहाँ पर जो है कौन सी सभ्यता हो जाएगी, कांस्य युगीन। कांसा किससे मिलकर बनता है, आपको भी पता है कि तांबा प्लस टिन से मिलकर जो है वो क्या बनता है, कांसा मिलता है। टिन जो है, टिन को क्या कहा जाता है, टिन को इतिहास में रांगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिन को इतिहास में रांगा की संज्ञा दी है। रांगो क्या, रांगो याद रखियो, ठीक है नहीं। तो तांबा कांस्य मतलब तांबा प्लस टिन, और कांस्य के बाद में इसमें किसको प्रयोग में लिया है, तो फिर लोहे को प्रयोग में लिए। अर्थात ये कौन सी सभ्यता है, लोहे युगीन। तो सिंपल सी बात है, पाषाण पत्थर मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली वस्तु, तांबा मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, फिर कांस्य
क्या है? कांस्य है। कांस्य के बाद में क्या है? लोहा है। कांस्य के बाद में क्या है? लोहा है। तो इस तरह से आपको जो है ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या चीजें जो है आपके बन रही है, क्या क्या प्रश्न आपके लिए यहां से जो है बनेंगे। अर्थात ये चीजें जो है अलग से आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बता दिया कि इनका विकास क्रम कैसे रहा है, सबसे पहले क्या आया है, उसके बाद में क्या आया, फिर अंत में क्या आया है। तो अर्थात ये सभ्यता क्या है? मातृस्थात्मक है, महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है, नगरीय सभ्यता है, नगर के प्रमाण है, और कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है ये? कालीबंगा सभ्यता। अब मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी अलग सी विशेषताएं क्या क्या है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा का नगर नियोजन। तो कालीबंगा के नगर नियोजन में क्या है कि सड़कें इस टाइप की मिली है, अर्थात जो सड़कें मिली है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली है, समकोण पर काटती हुई मिली है, समकोण पर काटती हुई मिली है। अर्थात इसको नाम दिया गया कौन सी? ऑक्सफोर्ड पद्धति। कौन सी पद्धति? ऑक्सफोर्ड पद्धति का नाम दिया गया। इसी को ही कहा गया है, कौन सी पद्धति है? जाल पद्धति का नाम दिया गया। इसी को ही क्या कहा गया है? जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति। अर्थात हम कह सकते हैं सड़कों का जाल बिछा हुआ था, जाल बिछा हुआ था। तो इस तरह से सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इसी को ही नाम दिया है कौन सी पद्धति? इसी को ही कहा जाता है कौन सी पद्धति है? ये ग्रिड पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ग्रिड पद्धति है। तो इस तरह से सड़कें हमें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। ये देखो सड़कों कैसे एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आपको ज्यादातर डायग्राम की जरूरत नहीं, मैं खुद ही बना दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको समझना है, जो आपको अच्छी तरह से समझना है कि इसमें क्या कह रहा है। एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, ऑक्सफोर्ड पद्धति है, जाल पद्धति है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ग्रिड पद्धति का नाम है, इसे दिया गया है। तो अपनी जो है इसमें कौन सी विशेषता पढ़ रही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता की कौन सी विशेषता में आ जाएगा? ये नगर नियोजन विशेषता में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसी में चर्चा करें तो ध्यान रखना, जैसे ये सड़कें जो बनी हुई है ना, सड़कें जो है ये जैसे मान लो ये मुख्य सड़क है, तो घरों का दरवाजा इस मुख्य सड़क पर नहीं खुलता, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर पीछे, मतलब घरों का दरवाजा पीछे की तरफ खुलता, न कि मुख्य सड़क पर खुलता, ठीक है। जाने के लिए छोटी मोटी पगडंडी बना दी होगी, पीछे की तरफ खुलता था। मतलब घर के दरवाजे जो है, घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, पीछे की तरफ खुलते थे। घर के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। किसके? मकानों के घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है ना, पीछे की ओर खुलते थे। इसके अलावा आपको इसमें और क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता नगरीय होने के बावजूद भी ये क्या है? उजड़ी हुई अवस्था में प्राप्त हुई है। अर्थात उजड़ी हुई मिलने के कारण इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया? इस सभ्यता को कहा गया है, देखो इस सभ्यता को नाम दिया इन्होंने दीनहीन बस्ती। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अर्थात कालीबंगा सभ्यता जो है तो उसको क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी है, ठीक है, दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी है। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता को, ठीक है। आई बात समझ में आपके? तो दीनहीन बस्ती किसको कहा जाता है? तो दीनहीन बस्ती किसको कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीछे की ओर मैंने दरवाजे बता दिए। घरों में भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई थी, घरों में भी इस तरह से क्या है कि बढ़िया व्यवस्था की गई। अर्थात इस तरह से बीच में ढलान टाइप बनाया गया था और बीच में जो है वो कुआं बनाया गया था, या फिर ऐसे कह सकते हो अपने जो है कुंड, जो है पानी की कुंड बनाई गई थी। बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता है, आकर इसके अंदर जाकर गिर जाता है। इस तरह की व्यवस्था जो है वो कालीबंगा में की गई थी। और कालीबंगा में जो घर में जो फर्श मिला है, घर में क्या मिला है? जो फर्श मिला है वो फर्श कैसा मिला है? तो अलंकृत फर्श मिला है। तो आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि अलंकृत फर्श या अलंकृत ईंटों से बना फर्श, ऐसे कह सकते हो। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि अलंकृत ईंटों से बना फर्श, अलंकृत ईंटों से बना फर्श जो है वो राजस्थान की कौन सी सभ्यता से मिला है? तो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से मिला है। अलंकृत ईंटों से बना फर्श कालीबंगा सभ्यता से मिला है। और ईंटें जो है, ईंटें आपके लिए यहां पर बन जाएगा, ईंटें विशेष प्रकार की प्राप्त हुई है। विशेष प्रकार की मतलब ईंटों का अनुपात 4:2:1 में ईंटें मिली है, 4:2:1 में ईंटें मिली। अर्थात कैसे भी पूछा सकता है 3 × 5
15 इंटू 7.5। ऐसे में कह सकता है, या ऐसे कह सकता है 40 इंटू 20 इंटू 10, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका अनुपात क्या आना चाहिए, 4:2:1 ही आना चाहिए। इंटों का अनुपात यही है, विशेष प्रकार की टेबल है। इसके अलावा हमें यहाँ पर विशेष प्रकार की क्या मिली है, नालियां मिली है, अर्थात विश्व में एकमात्र कह सकते हो कि लकड़ी की बनी हुई नालियां जो है वो कहां से प्राप्त हुई है, कहां से मिली है, कालीबंगा से मिली है। यहां पर एक बार प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि निम्न में से उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव कहां था। उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली का अभाव कहां था, जिसमें आपके ऑप्शन बढ़िया बढ़िया ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पहला ऑप्शन उन्होंने लिखा कालीबंगा, दूसरा बनवाली या बनवाली, तीसरा आप कह सकते हो यहां पर ऑप्शन मिला लोथल, और चौथा उन्होंने ऑप्शन दिया हड़प्पा। तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया, लोथल, चौथा ऑप्शन आपके दे दिया हड़प्पा। तो ध्यान रखना उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली, तो उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली में अगर ऐसा प्रश्न आए तो आपका आंसर कालीबंगा रहेगा, क्योंकि लकड़ी की नालियां सक्सेस नहीं हो सकती, आपको ही पता है सक्सेस नहीं हो सकती, तो इसीलिए उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर क्या पाया गया, अभाव। अगर जल निकासी प्रणाली का अभाव पूछे तो कहाँ है, बनवाली में। बनवाली में क्या है, सीधा अगर पूछ ले जल निकासी प्रणाली, ये हरियाणा में स्थल है भाई, जल निकासी प्रणाली का क्या है, यहाँ पर अभाव है। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये मैंने आपको कुछ नगर नियोजन की विशेषताएं बताई है। अभी नगर नियोजन कैसा था, तो मैंने आपको देखो किस तरह से बताया, सड़कें कैसे बनी हुई है, कैसे किस पद्धति में बनी हुई है। ठीक है, घरों के जो है दरवाजे किस तरफ थे, उसके अलावा जो है घरों के अंदर पानी की क्या व्यवस्थाएं की गई थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि घरों के दरवाजे कैसे थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अलंकृत फर्श मिले हैं, नालियां मिली है, ये चीजें जो है आपके यहाँ पर आएगा। तो आज के लिए अपने इतना ही, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।